जी प्रशांत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। जी मैं भी ठीक हूँ। जी देवदीप जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ। और काम चल रहा है बढ़िया? जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर। समझ में आ रहा है जावास्क्रिप्ट? हाँ सर, 100%। ये सर बहुत अच्छे से आ रहा है सर समझ में। जी नंदनी जी बताइए, टास्क वगैरह आपने कुछ किया नहीं आज तो? सर मैंने वो कोड एडिटर वाला भेजा था, लेकिन वो फोल्डर में भेजने के वास्ते कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो सेपरेट सेपरेट फाइल भेजी। अच्छा, आप ही ने भेजा है क्या वो? हाँ सर। तो देखो, फोल्डर को कैसे भेजना है, एक फोल्डर में रखो, उस पर राइट क्लिक करो, फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो लिख के आ जाएगा कन्वर्ट टू जिप, है ना? अब जिप में कन्वर्ट कर दो और उस जिप फोल्डर को भेज दो। ओके सर। जब उसको जिप में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर भेज मानी कि व्हाट्सएप से वो भेज पाएंगे। ठीक है सर। जी मोनी जी, जैसे का मेरे सिस्टम में सही नहीं है। सेंड हो रहा था। क्या हो गया भैया? आज आज जो है बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। संडे है क्या आज? सब संडे मना रहा है सर आज, लग रहा है। जी, हम लोग भी संडे मना ले क्या आज? अरे नहीं सर, मनाने सियासी। मनाने बीत गया सर संडे। 8 बजे तो घर आ जाना चाहिए लोगों को। हाँ संडे तो इसी पूरा दिन संडे ही था, और पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। चलिए अच्छी बात है। जिनको पढ़ने का शौक होगा ना, उनको वो बोलना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए। यस सर। सारे काम टाइम पे करते हैं। अब उनको क्लास लेना है तो वो 8 बजे आ जाएंगे, जिनको पढ़ना रहेगा। कैसे भी करके वो कोशिश करेंगे कि हर हाल में वो पहुंच जाए मीटिंग में, है ना? अब जिनको पढ़ना ही नहीं है ढंग से, एक दिन आना है, 2 दिन नहीं आना है, फिर कहेंगे जावास्क्रिप्ट समझ ही में नहीं आ रहा है, हम लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ पे अगर आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम करेंगे, तब उस चीज़ में आप जो है पकड़ बना पाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है? किसी भी काम को अगर आप पहली बार या दूसरी बार करने जाओगे तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। चलो एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए इस चीज़ को, कि सपोज करो आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है? और किसी गैरेज पे जाते हो आप काम सीखने के लिए, ठीक है? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते हो काम वहाँ पर, आप मास्टर हो जाते हो उस चीज़ में, है ना? अब वहाँ पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मैथ की ज़रूरत है, ना आपको फिजिक्स की ज़रूरत है, ना आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। अब आप गए वहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, ये पार्ट यहाँ लग रहा है, ये पार्ट यहाँ लग रहा है ना? तो जब आप काम करो कंटिन्यूसली उसी फील्ड में, तो आपको उस चीज़ का बेहतर नॉलेज हो जाएगा। ठीक है? यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप शायद खुद का भी गैरेज डाल दें, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको टाइम एक्सपेंड करना होगा, पहले आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक है? जब आप सीख लेंगे तभी आप किसी को सिखा पाएंगे,
या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप। सिर्फ लैंग्वेज सीख लेना बड़ी बात नहीं है कि आप सिंटेक्स सीख सारे लैंग्वेज का। बड़ी बात यह है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है कि नहीं आपको, यानी कि क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम का मतलब जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर गए आप और वहां पर आपको कोई काम दिया गया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही है। अब उसको सॉल्व करना है आपको, उस काम को करके देना है, कैसे भी करना है उस चीज को। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आप उस फील्ड में घुस जाएंगे, यानी कि इंटरनली जब चीजों को आप पकड़ने लगेंगे, आपको चीजें जब क्लियर हो जाएंगी इंटरनली कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है ना, कैसे हमने सेलेक्ट किया, कैसे उसमें हमने चेंजेस किया, कौन सा इवेंट लगना चाहिए, है ना, कंडीशन कैसे लगाना है, लूप हमें चलाने की आवश्यकता है कि नहीं, यहाँ पर अरे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या अरे ऑब्जेक्ट बनेगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। जब आप जो है इंटरनली चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे नहीं समझ में आएगा ये चीज, ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, इसमें आपको कंटिन्यूअसली काम करना होगा। आप डेली 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, 4 घंटा करते हो, नो मैटर। अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो और 2 दिन गैप करते हो बीच में, फिर अगले दिन 10 घंटा पढ़ते हो, फिर 2 दिन गैप करके पढ़ते हो, तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। अगर आप 2 घंटा डेली पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअसली बिना गैप के, विदाउट गैप आप पढ़ो, 2 घंटा डेली पढ़ो, ठीक है, तो 4 दिन में कितना घंटा हो गया, 8 घंटा। अब आप 4 दिन में 20 घंटा पढ़ते थे, लेकिन आपने सिर्फ 4 दिन में कितना घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, कंटिन्यूअसली पढ़ा, तो वो 20 घंटे की पढ़ाई ये सिर्फ 8 घंटे में आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन कंटिन्यूअस रखना है। कहने का मतलब ये है, कम पढ़ेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली इस चीज को करना है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के फील्ड में जितना ज्यादा आप कोड लिखें, ठीक है, जितना ज्यादा कोड लिखें उतना ज्यादा आपका लॉजिक बिल्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही से आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, अभी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे यहाँ पर कंडीशन लगेगा, हमें लूप चलाने की आवश्यकता है कि नहीं चलाने की आवश्यकता है, हमें अरे बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जरूरत होती है एक मेंटर की, ठीक है, जो आपके साथ खड़ा हो हर वक्त। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे, तो वो जो मेंटर है उसको आप मैसेज करें, कॉल करें कि सर हमें ये चीज बताइए, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में हूँ। तो उस मेंटर का काम है वहां पर आके आपको रास्ता दिखाना, थोड़ा बहुत हिंट देना कि आप ऐसे काम करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर किसी मेंटर की जरूरत है। अब मैं एज अ मेंटर आपके ऊपर काम कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी कोडिंग में कुछ भी काम कर रहे हो, खासकर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप तुरंत मैसेज करिए, उसके लिए देरी मत करिए, थोड़ा बहुत अपने आप से प्रयास करिए, अगर नहीं हो रहा है मैसेज करिए। ठीक है, मैं आपकी वहां पर हेल्प करूंगा। मतलब कहीं पर भी आप प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो आप मैसेज करिए, मैं आप एज अ मेंटर आपके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का और अच्छी नॉलेज दी जा रही है, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर का कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग कम पढ़ रहे हैं कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं कि फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ चीजों को स्किप नो कर दे सर, रहा हूँ। पूरा अच्छा डीपली पढ़ा नॉलेज, रहा इतना हूँ, डीप, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना। इतना डीप तो कोई पेड कोर्स में भी नहीं करवाता है सर। पेड कोर्स ले लीजिए, 3 दिन में कोर्स ही खत्म हो जाता है, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, 3 से 4 दिन का कोर्स ही रहता है, ऐड चलता है यूट्यूब पे, आ जाओ हम तुमको जो बस मास्टर बना देंगे 3 घंटे के वर्कशॉप में। ठीक है, वर्कशॉप में जाओ तो पता चलता है कि बस पुराना रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, वही एक बार रिकॉर्ड कर दिए हैं और वही चल रहा है। ठीक है ना, तो 3 घंटे में कोई आपको कुछ सिखा नहीं पाएगा, एक से एक ऐड आएगा आपको, बस वो ऐड ही है खाली कि वो अर्निंग कर लेते हैं। फीस क्या रखेंगे, 9 रुपया, 10 रुपया,
₹21, 99 रुपीज, कम फीस, ताकि लोग आए, ठीक है, और मतलब उनकी प्रॉफिट होता है उसमें, कोई किसी को बेनिफिट नहीं होता है। यकीन नहीं तो आप जाके देख लीजिए क्रिएटर का किसी भी बेनिफिट वर्कशॉप में। उसमें, यूट्यूबर का। सर आसिफ भी 15 की सर्विस देता है सर। कौन? आसिफ आसिफ? ज्वाइन भी हुआ है। क्या बोल रहे हैं? सर मतलब वो ऐसे ऐड चलाते हैं कि बस 3 घंटे में आपको बिल्कुल मास्टर बनाने वाले हैं, एमटेक की डिग्री दे देंगे आपको 3 घंटे में, ठीक है। हाँ, ये समझ के चलो, जैसे वर्कशॉप में जाओगे, इधर से हलोगे, उधर से मास्टर बन के निकल जाओगे, फिर दिक्कत नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करो क्योंकि 2-3 घंटे में आप अपने माइंड को, आपके पास माइंड है, आप सोच सकते हो कि 2-3 घंटे में क्या होने वाला है। यहाँ सब परेशान है, 6-6 7-7 महीने दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बता रहे 3 घंटे में सब मास्टर बना देंगे, है ना। तो वो सब खाली बस बातें हैं, उन चीजों को अवॉइड करिए और किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे आसानी से, क्योंकि सभी लैंग्वेज का सिर्फ सिंटेक्स अलग है, बाकी सभी में चीजें सेम है, कंडीशन, लूप, फंक्शन, है ना, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें सभी लैंग्वेज में लगभग सेम है। तो चीजों को डीप सीखने की कोशिश करिए, है ना। बहुत सारे जगह मैंने देखा है, वन स्टे का कोर्स है उनका 30,000 40,000 का, है ना, और 3 महीने में कंप्लीट कर देते हैं सब। उसमें आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे, वो रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगो डीबी। और वो कैसे पढ़ाते हैं? अब उन्होंने क्या किया, रिएक्ट जेएस स्टार्ट किया, अब वो सिर्फ रिएक्ट जेएस आपको पढ़ाएंगे, रिएक्ट जेएस के साथ नोड जेएस इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे, रिएक्ट जेएस का जो है नेक्स्ट जेएस इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाएंगे। रिएक्ट जेएस के साथ आपको टेलविन या जो है मटेरियल यूआई नहीं सिखाएंगे। क्या करेंगे, वो रिएक्ट जेएस सेपरेट पढ़ा रहे हैं, नोड जेएस सेपरेट पढ़ा रहे हैं, मोंगोडीबी सेपरेट पढ़ा रहे हैं, कंसोल में सब पढ़ाई दे रहे हैं। तो उससे क्या होने वाला है, उससे क्या होगा कि आपको बस सिंटेक्स पता हो जाएगा, कैसे कोड लिखना है, थोड़ा बहुत राउटिंग का कोड बता देते हैं। लेकिन जब तीनों को मर्ज करके पढ़ाए तो आप क्लियर होगा ना यूजर्स को, यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको तब क्लियर होगा जब आप रिएक्ट के साथ नोड जेएस को इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, रिएक्ट जेएस के साथ नेक्स्ट जेएस को इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, है ना। 4 जितनी लैंग्वेज हैं सबको अलग अलग पढ़ा देंगे, तो वो किसी यूज में नहीं आएगा, फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबने आपने अलग अलग पढ़ रखा है, इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखा। अगर इन लैंग्वेज को, यानी कि मर्न का कोर्स, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपको नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, टेलविन, मटेरियल, ये सब मिला के एक कोर्स में अगर मैं पढ़ाऊं तो 6 महीना टाइम लगेगा, 6 महीना, ठीक है। और किसी भी मर्न स्टे का कोर्स आप उठा लो, चाहे वो कहीं का भी हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, वो आपको 2 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। 2 महीने में पॉसिबल ही नहीं है मन को कंप्लीट करना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 महीना सिर्फ नोट जेएस में लग जाएगा, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि मैं सब देख चुका हूँ, मुझे सब मालूम है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, आप नहीं सीख सकते। तो कोई 2-3 महीने में आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। कोडिंग तब आपको समझ में आने लगेगा, यानी कि कोडिंग आप खुद से लिखना तब शुरू कर पाएंगे जब आपने अपना 1 साल कोडिंग में दे दिया हो, यानी कि 1 ईयर आपने कोडिंग में दे दिया हो, तब जाके कहीं आप सोच पाएंगे कि कैसे हमें काम करना है ना। तो 1 साल आपको कोडिंग में कैसे देना है, यही देख देख के आपको यूट्यूब से, इधर उधर से, जैसे भी आपको सोर्स मिल रहा है वैसे आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना है। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से पढ़ो, आप सर्च करो, जहां से आपको जावास्क्रिप्ट का जैसा अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए उसको बना डालो, देख देख के बना डालो, देख देख के करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप से करो, एक बार देख देख के करो,
एक दिन ऐसा आएगा कि बस आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाएगा और आप सारा कोड खुद लिखेंगे। तो जितना छोटा प्रोजेक्ट है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेरे ही चैनल को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, इतने प्रोजेक्ट हैं कि साल भर आपको यही बनाने में लग जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट है मेरे चैनल पे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। यूट्यूब में जाओ और सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट होगा इमेज ड्राइव करके, इमेज ड्राइव। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मैंने बना रखा है, देखो उसको, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। उसके बाद ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसमें जाके देखोगे तो एक प्रोजेक्ट है करड़ करके, उसमें मैंने पेजिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से समझाया है, उसको भी आप लोग को बनाना चाहिए। ठीक है, और अगर फ्री हो तो इन जो मैंने अभी प्लेलिस्ट का नाम लिया है इनको जरूर एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। करंट प्रोजेक्ट तो जरूर बनाओ और इमेज ड्राइव। ठीक है, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कैलकुलेटर है, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, कितना सारा मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है, QR कोड जनरेटर, चैट बोर्ड, है ना, और जो है इमेज ऐप, इस तरीके के बहुत सारे हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखो ना एक बार, जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट, इस प्लेलिस्ट में घुसोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहिए। और अगर आपको सोर्स मिल रहा है कहीं से, ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे हो, सर्च करो, है ना, चीजों को ढूंढो, जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग ढूंढो, क्योंकि अभी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, और जितना भी प्रोजेक्ट है कवर करो उसको। एटलीस्ट 1 ईयर आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में दे दो। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो तो 1 साल उस लैंग्वेज को दो, अच्छे से समझो। किसी लैंग्वेज में अगर आप प्रोजेक्ट बनाना सीख गए, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट को इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो थोड़ा हमारा जो काम करने का लेवल है वो, यानी कि हमारा अंदर से इंटरेस्ट आता है, काम करने में हमें मजा आता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम चीजों को, यानी कि कहने का मतलब ग्राफिकल हम सीख रहे हैं, चीजों को ग्राफिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आता है। यही चीज अगर आप सी से स्टार्ट करेंगे, पाइथन से स्टार्ट करेंगे, कंसोल में अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो बोर हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि जब आप ग्राफिक के साथ इंटरेक्ट करके काम करते हो, उनके अंदर चेंजेस करते हो, जैसे अभी हमने कई सारे छोटे छोटे टास्क दिए आप लोगों को, है ना, लाइव फॉर्म वैलिडेशन कैसे करना है, और भी बहुत सारे टास्क मैंने दिया। लगभग जितना हमने लेक्चर है, यानी कि जितना हमने पढ़ाया आप लोगों को, उतना टास्क आपको मैंने दिया। ठीक है, तो इन्हीं सबको अगर आप करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा फ्यूचर में। एटलीस्ट आपको 1 साल तक कुछ नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको 1 साल कोडिंग में दे देना चाहिए। अभी जैसे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट खत्म होगा, आपको रिएक्ट.जेएस पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो नोड.जेएस पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के बाद, अगर आपको बैकएंड पे काम करना है तो, नहीं तो आप रिएक्ट.जेएस पढ़ो। ठीक है, रिएक्ट.जेएस के बाद नेक्स्ट.जेएस पढ़ लो। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो रिएक्ट प्लस नेक्स्ट इसको पढ़ लो। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे जगह पे नोड.जेएस के अंदर ज्यादा कोड होता है, यानी कि बैकएंड का जो कोड होता है नोड में ज्यादा होता है। आजकल नोड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अगर आपको बैकएंड डेवलपर नहीं बनना है तो नोड सीखने की आवश्यकता नहीं आपको, फिर आप रिएक्ट प्लस नेक्स्ट सीख लो, काफी है। नेक्स्ट.जेएस में भी बैकएंड का कोड किया जाता है। नेक्स्ट.जेएस में अगर आप काम करेंगे तो बैकएंड फ्रंट एंड दोनों का कोड एक ही फ्रेमवर्क से कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो, रिएक्ट.जेएस में अपना कमांड बना लो। रिएक्ट.जेएस में कुछ करना नहीं है, रिएक्ट.जेएस में बस आपको मतलब डिजाइनिंग कैसे करना है, कैसे चीजों को सेट करना है, इस पे फोकस करना होगा। रिएक्ट.जेएस में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 2-3 चीजें हैं, राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, और भी 2-3 चीजें हैं, बस, और कुछ है नहीं ज्यादा रिएक्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, जैसे कि रिएक्ट.जेएस के अंदर रिक्वेस्ट कैसे करना है, रिडक्स मेन चीज रिएक्ट.जेएस के अंदर रिडक्स है। ठीक है ना, अगर आप फ्रंट एंड एज फ्रंट एंड डेवलपर काम करना चाहते हो तो रिडक्स आपको आना चाहिए रिएक्ट.जेएस के अंदर, क्योंकि विदाउट रिडक्स आप रिएक्ट.जेएस के अंदर काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैंने देखा है बहुत सारे कोर्स, पेड कोर्स हैं, 35,000, 40,000, 50,000 के, उनके अंदर रिडक्स पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, रिडक्स के बारे में बताते नहीं, क्योंकि रिडक्स को बताना थोड़ा, पढ़ाना कॉम्प्लेक्स है ना, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन
पढ़ाने का तरीका होना चाहिए रिडक्स का, बहुत तरीके से रिडक्स यूज होता है, ठीक है ना। तो रिडक्स पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, और जो है ये चीज स्किप कर देते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखोगे रिडक्स सर्च करके तो बहुत कम लेक्चर आपको मिलेगा, और मिलेगा भी ना तो वो इतने टफ लैंग्वेज में रहेगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो अगर आप रिएक्ट जेएस पे काम करना चाहते हो तो मेरा एक ही प्रोजेक्ट काफी है जो अभी चल रहा है। मतलब इसमें तो आपका रिएक्ट प्लस रिडक्स कवर हो जाएगा, और जो मेरा प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस का, उसके अंदर रिएक्ट प्लस नेक्स्ट मिला के लगभग 125 प्लस वीडियो है, 125 प्लस वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। लेकिन वो पेड है, ठीक है, उसको आप ले सकते हो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है। फिलहाल हम उस पर भी बात करेंगे, रिएक्ट जेएस भी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम रिएक्ट जेएस की भी बात करेंगे। फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए। मतलब हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे आप लगा दो। कहने का मतलब जो आपको टास्क दिया गया है उसको करिए, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, उसको करके दीजिए। एटलीस्ट आप काम करिए, ठीक है। मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको भले ही कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस तरीके से भी आप भी काम कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है, और पेशेंस रखने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी जी। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को जो भी मैंने अभी शुरुआत से बताया आप लोग सोच रहे हो यार इससे अच्छा सर पढ़ा ही देते, जावास्क्रिप्ट तो अच्छा होता, इतने देर से बकवास कर रहे हैं सर जी, है ना। नहीं तो ये सब और आपकी पढ़ाई का ही पार्ट है, ठीक है ना। बीच बीच में आपको समझाना ताकि आप लोग का मन लगे कोडिंग में। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की ही पार्ट है, और ये बातें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, मेरे एंगल से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो इनको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अभी स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो रही है जावास्क्रिप्ट की, ऐसे ही रहा तो कैसे क्लास चलेगा। आप लोग शेयर वगैरह करिए भाई, ताकि नए स्टूडेंट भी आ जाएं, है ना। यानी कि अगर ऐसे ही स्ट्रेंथ रहा तो जावास्क्रिप्ट का कैसे क्लास चलेगा फिर। अभी इस क्लास में टोटल 12 लोग हैं, ठीक है, कम से कम 20 लोग रहें क्लास में तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना। और स्ट्रेंथ अगर कम रहेगी तो क्लास नहीं चल पाएगी, इसलिए स्ट्रेंथ को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास कॉलेज ग्रुप होगा, रिकमेंड करिए लोगों को, ठीक है। हम लोग कंडीशन की बात कर रहे थे नीचे की तरफ, ठीक है। कंडीशन को एक और बार पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि कंडीशन हमें, फिलहाल आपको सिंटेक्स पे ध्यान देना है कि किसका सिंटेक्स कैसा है, ठीक है। आपको ज़्यादा अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कंडीशन को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए टास्क का नाम का फोल्डर है, जबरदस्त टास्क रहेगा आज वाला। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ, js-ch-14.html, इस तरीके से, ठीक है। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशंस, इस तरीके से मैंने कंडीशंस लिख दिया, ठीक है। कई बार मैं काम करता हूँ तो मुझसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको ठीक करिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है, कई सारी चीज़ों पे फोकस रखना होता है पढ़ाने के दौरान, स्क्रीन देखना है, माउस कंट्रोल करना है, कीबोर्ड में कुछ लिखना है, माइक को कंट्रोल करना है, बोलना भी है साथ में, तो कई सारे टास्क, कई सारे ऑपरेशन एक साथ करने पड़ते हैं। तो उसके वजह से होता है कभी कभी कि स्पेलिंग वगैरह खासकर मिस्टेक हो जाता है, तो वहां पर आपको भी नहीं मिस्टेक कर देना है, स्पेलिंग आपको ठीक कर लेना उस चीज,
जैसे मेरे में दिख रहा है कि हाँ सर ने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको आपको सही करके लिखना है अपने में। जब भी आप देख के कोड कर रहे हो तो वहां पर अपने में तो एटलीस्ट आप सही लिखिए। ऐसा तो नहीं कि बस सर जी जैसा लिख रहे हैं, अब सर का भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो हम भी स्पेलिंग मिस्टेक करके लिख लें, ऐसा नहीं। जैसे वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे फंक्शन कीवर्ड है, और फंक्शन में तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा नहीं, क्योंकि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो एरर आ जाएगा। वेरिएबल बनाने में इन सब चीजों में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। फिलहाल हम यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्पेन टैग का यूज करता हूँ। मैंने लिख दिया यूजर नेम, ठीक है। इसके ठीक नीचे ब्रेक टैग का यूज करूंगा। चलिए इसी को मैं फॉर्म के अंदर रख देता हूँ। मैंने फॉर्म टैग का यूज किया इस तरीके से। एक्शन हटा देंगे, एक्शन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और मैंने स्पेन बनाया, ब्रेक टैग का यूज किया। इसके ठीक नीचे इनपुट फील्ड बनाऊंगा और यहाँ पर मैंने टाइप का टेक्स्ट रखा, आईडी वगैरह कुछ नहीं दूंगा। इसके ठीक नीचे 2 बार ब्रेक टैग इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से स्पेन टैग का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड इसके नाम से वेरिएबल बनाया, और इसके ठीक नीचे br टैग, उसके बाद इनपुट, और टाइप का वैल्यू मैं पासवर्ड कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं टाइप का वैल्यू ईमेल कर देता हूँ ताकि ईमेल इनपुट में लिया जाए। इसके ठीक नीचे एक बटन बनाएंगे इस तरीके से सबमिट के नाम से, और इसमें जो है देखिए फॉर्म टैग के अंदर डायरेक्ट बंद है, यानी कि ये जो फॉर्म टैग है इसका पेरेंट डायरेक्ट है, इसलिए आप चाहें तो टाइप कीवर्ड ना लगाएं, तब भी ये सबमिट की तरह काम करेगा। लेकिन याद रहे, अगर आप चाहते हो कि ये सबमिट की तरह बिहेव करे, और सपोज करो ये डिव के अंदर बंद होता, अभी अगर आप सबमिट नहीं लगाएंगे तो काम करेगा, ये सबमिट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जब हम ऑन सबमिट फॉर्म में लगाएंगे तो इस बटन पे क्लिक करने पे ये प्रॉपर काम करेगा। हम इवेंट इस पे लगाएंगे लेकिन बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे इवेंट हमारा फॉर्म पे लगेगा, और क्लिक हम किस पे करेंगे, इस बटन पे। सॉरी, बटन मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने ऐसे कंट्रोल ओ कर लिया और राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये बटन है, अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सबमिट की तरह काम करेगा। देखिए सबमिट हो गया फॉर्म और पेज रिलोड हो गया। लेकिन यही बटन अगर जो है ऐसे किसी टैग के अंदर बंद होता है इस तरीके से, तब ये फॉर्म आपका सबमिट की तरह बिहेव नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये बटन अब जो है डायरेक्ट टैब के अंदर बंद नहीं है। फिलहाल काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये नहीं काम करेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप का वैल्यू सबमिट कर देना है इस तरीके से। अब जब टाइप का वैल्यू सबमिट कर देंगे तो ये काम करने लगेगा, ठीक है। इन चीजों की बात हम करेंगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तब, क्योंकि वहां पर यूज केस आएगा, फिर आपको समझ में आएगा सारी चीजें। फिलहाल मैं यहाँ से इस चीज को हटाता हूँ और मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ 2 बार, ताकि ये बटन भी हमारा ब्रेक होके दिखे। ये दिखे इस तरीके से, ठीक है। इसके ठीक नीचे एक H1 बनाऊंगा, तो ये फॉर्म है, इसके ठीक नीचे आप H1 का यूज करिए, और मैंने इसमें रिजल्ट लिख दिया, यानी कि आईडी या क्लास का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसमें रिजल्ट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म बना लिया है इस तरीके से। अभी मुझे क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट लेना है। इस पे कंडीशन लेना है कि अगर यूजर ने सही यूजर नेम इनपुट किया है और यूजर ने अगर सही पासवर्ड इनपुट किया है तो यूजर लॉगिन, इस तरीके का मैसेज देना है। फिलहाल स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सबसे पहला काम आपको करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करना है। तो 2 तरीके से आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि हम बटन को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें। लेट एक वेरिएबल मैंने बनाया BTN के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसको डिफाइन करूंगा और मैं बटन को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। अभी कम टैग है, यानी कि पेज के अंदर बहुत कम टैग है, लगभग बटन एक जगह पे है, इनपुट फील्ड 2 जगह पे है, स्पेन 2 जगह पे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी नॉर्मल टैग है, 2-4 टैग है, इसकी वजह से फ्यूचर में जब बहुत ज्यादा टैग होंगे, पेज के अंदर थाउजेंड्स लाइन के कोड होंगे, 100 लाइन के कोड होंगे, तो वहां पर हम क्लास वगैरह देकर सिलेक्ट करते हैं, या अलग अलग तरीके से कैसे सिलेक्ट करना है ये आप प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया। पहला तरीका क्या है बटन पे क्लिक करने का, कि BTN पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएं इस तरीके से, और कॉलबैक फंक्शन का डिफिनीशन कर दें इस तरीके से, अलर्ट लगा दें। अब हमारा बटन पे
क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये टेस्ट कर सकते हैं। पहले हमने बटन को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, इस तरीके से क्लिक करूंगा अलर्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए नोटिस करिए मैंने क्लिक किया अलर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बटन पे क्लिक करने का कि आप फॉर्म सेलेक्ट कर लो डायरेक्ट इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि मीनिंगफुल वर्बल बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्म पे आपको क्या करना है, ऑन सबमिट इवेंट लगाना है। जैसे आपका ऑन क्लिक एक इवेंट है, वैसे ही ऑन सबमिट भी एक इवेंट है इस तरीके से। ठीक है, अभी भी आपका बटन पे क्लिक होने पे अलर्ट होगा, लेकिन अभी हमने किस पे इवेंट लगाया, नोटिस करिए अभी हमने इवेंट लगाया फॉर्म पे। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए। अच्छा, मैंने फॉर्म को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया। चेक कर लेते हैं, मैंने रिलोड किया, इंसर्ट करके कंसोल में जाएंगे तो ये देखिए फॉर्म आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर फॉर्म के अंदर आपका बटन है तो बटन का टाइप जो है सबमिट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइप होता है वो सबमिट होता है, यानी कि डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो सबमिट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बटन सबमिट पे नहीं काम कर रहा है, जैसे अगर हम इसका टाइप बटन कर दें, अभी मैंने ऐसे बटन कर दिया, नोटिस करिए अभी सबमिट ये काम नहीं करना चाहिए, यानी कि बटन पे क्लिक करने पे ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए है ना काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने टाइप चेंज कर दिया। तो अगर फॉर्म में ऑन सबमिट लगा रहे हो और बटन आपका फॉर्म के अंदर है तो इसका टाइप सबमिट होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा कभी भी। तो मैंने इसका टाइप सबमिट कर दिया। अब मैं रिलोड करके अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये काम कर रहा है। तो समझ गए आप लोग इस सर चीज को। अगर फॉर्म के अंदर बटन है तो उसका टाइप सबमिट होना जरूरी है, अगर आप फॉर्म पे इवेंट लगा रहे हो तब। बताइए देवदीप जी। अगर सर अगर फॉर्म के अंदर 2-3 बटन एक्स्ट्रा हो तो सब पे सबमिट बटन काम करेगा, इवेंट नहीं, सारे सब में बटन सब पे पे नहीं या करेगा। सिर्फ एक? जैसे मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ, अभी देखिए इसका भी टाइप सबमिट है और इसका भी टाइप सबमिट है। मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैंने क्लिक लिख दिया। तो अभी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये भी काम करेगा, और इस पे क्लिक करेंगे इस पे भी काम करेगा ये, क्योंकि दोनों का टाइप सबमिट है। तो इस केस में आपको क्या करना है, किसी एक का टाइप चेंज कर देना है। जैसे इसका टाइप मैं बटन कर देता हूँ, और ऐसा मल्टीपल बार होता है कि एक फॉर्म के अंदर कई सारे बटन होते हैं। एक फॉर्म के अंदर दो बटन, जब आप रियल वर्ल्ड पे काम करेंगे ना तो फॉर्म के अंदर लगभग दो बटन होते ही होते हैं, एक सबमिट का होता है, एक अपडेट का होता है। जब हम काम करेंगे ना तो प्रोजेक्ट वगैरह में फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फॉर्म के अंदर दो बटन होते ही होते हैं। ठीक है, तो दो बटन अगर है और अगर आप चाहते हो कि सबमिट पे क्लिक करने पे सिर्फ एक ही बटन हमारा काम करे, तो उसमें आपको क्या करना है, सबमिट टाइप इसका कर देना है। अब जैसे अगर आप चाहते हो ये वाला सबमिट पे काम करे, ये वाला बटन ना काम करे, तो इसमें आपको टाइप बटन कर देना है। ठीक है, यानी कि टाइप चेंज कर देना है। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए काम नहीं कर रहा है। अभी मैं इस पे क्लिक कर दूं तो इसका टाइप सबमिट होने की वजह से ये काम करेगा। तो अगर एक फॉर्म के अंदर दो बटन है और दोनों का टाइप सबमिट है तो दोनों पे क्लिक करने पे काम होगा, इसीलिए आपको टाइप का वैल्यू जरूर चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। समझ गए। अभी मैंने फॉर्म पे ऑन सबमिट इवेंट लगाया है, और नोटिस करिए मैं एक काम करता हूँ, कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कंसोल डॉट लॉक किया और मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड। तो जरूरी नहीं है कि आप जस्ट फॉर कोड ही लिखें, कुछ भी लिख के कंसोल किया जा सकता है, ये तो बस टेस्टिंग पर्पस के लिए। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, इंसर्ट करके कंसोल में जाता हूँ। जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या होगा। अभी देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कंसोल में देखना, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए कुछ दिखा आप लोगों को, जस्ट फॉर कोड आया और चला गया। यानी कि सबमिट के अंदर जस्ट फॉर कोड आया और चला गया, है ना, दिखा ना, किसको किसको दिखा भाई। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए आया ना, चला गया। हाँ सर, बस थोड़ा दिख टाइम रहा ले है। आता है। हाँ ठीक है, मतलब जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो कंसोल में डेटा आके चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक काम कर लिया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कीज किया और यही चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट कंसोल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आलोक कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके आलोक कुमार दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं
तो कंसोल तो आएगा, जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा तो कंसोल आएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, कंसोल आया, चला गया, पेज रिलोड हो जा रहा है। ये पेज जो है रिफ्रेश हो जा रहा है, जिसके वजह से ये कंसोल के अंदर जो आपने पास किया है वो रिलोड होने पे चला जा रहा है। क्योंकि ये कंसोल कब दिखेगा, अब ये वाला क्यों दिख रहा है रिलोड होने पे, क्योंकि ये रिलोड होने पे काम करेगा और ये क्लिक करने पे काम करेगा। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं सबमिट होता है फॉर्म और पेज रिलोड हो जाता है। पेज रिलोड होने की वजह से कंसोल में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप चाहे तो पेज रिलोड ना हो, ऐसा तब होगा जब आप ऑन सबमिट इवेंट का यूज करेंगे। और याद रहे, ऑन सबमिट इवेंट आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर ही लगा सकते हो, यानी कि फॉर्म टैग में ही आपको ऑन सबमिट इवेंट लगाना है, बटन वगैरह पे ऑन सबमिट का यूज नहीं करना है। यानी कि फॉर्म टैग के अंदर ही ऑन सबमिट लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आप फॉर्म टैग में ऑन सबमिट लगाते हो तो फॉर्म क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है और इसीलिए आपका पेज रिलोड होता है। तो अगर आप चाहते हो कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो बंद हो जाए, पहला तरीका यह है कि यहाँ पर आप रिटर्न फॉल्स लगा दो, ऐसे रिटर्न कर दो, तो अब ये पेज रिलोड नहीं होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ये पहला तरीका। मैंने यहाँ पर रिलोड कर क्लिक करूंगा, अच्छा रिटर्न फॉल्स करना होगा मेरे ख्याल से, मैंने रिटर्न फॉल्स किया इस तरीके से। अभी रिलोड करके क्लिक करता हूँ, हाँ देखिए ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स लगा देंगे तो अब ये पेज रिलोड नहीं होगा। ठीक है, इससे भी आपका डिफॉल्ट बिहेवियर रुक जाएगा। तो कभी भी ये रिटर्न फॉल्स लास्ट में लगाना है। अगर आपने ये रिटर्न फॉल्स पहले लगा दिया तो क्या होगा, कंसोल ही नहीं होगा आप, यानी कि वहीं से रिटर्न होंगे। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करा। कभी भी ध्यान रहे, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, पाइथन के अंदर, लगभग रिटर्न कीवर्ड सभी लैंग्वेज में होता है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज कभी भी सबसे लास्ट में किया जाता है। अगर सपोज करो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने रिटर्न कीवर्ड का यूज पहले कर दिया और उसके नीचे कोई कोड है, तो नीचे का जितना भी लाइन कोड है, चाहे वो 100 लाइन का कोड हो, चाहे वो 50 लाइन का कोड हो, अगर आपने यहाँ पर रिटर्न लगा दिया तो अब नीचे का कोड काम नहीं करेगा, यानी कि ये यहाँ पर कंपाइलर नहीं जाएगा, ये कोड आपका प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, रिटर्न कभी भी लास्ट में लगाया जाता है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यही रिटर्न आप, यानी कि जो रिटर्न है इसी को अगर आप लास्ट में लगाए होते तो क्या होता, सारा कंसोल करता, यानी कि सारा एग्जीक्यूट होता आपका। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप इवेंट रिसीव करो, यहाँ पर इवेंट रिसीव करो और इवेंट के अंदर डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है आपको। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस फंक्शन को अगर आप कॉल कर लेंगे तो अब आपका पेज रिलोड होने से रुकेगा, यानी कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो अब बंद हो जाएगा। अब फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर काम नहीं करेगा, यानी कि अब आपका पेज रिलोड नहीं होगा। ऐसा आपको ऑन सबमिट के केस में ही करना है। मैंने रिलोड किया, अभी क्लिक करूंगा, ये देखिए है ना। अच्छा याद रहे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आपको पहले लगाना है, यानी कि कोड से पहले लगाना है। ठीक है, बाद में नहीं लगाइएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए है ना। तो कभी भी, अभी भी ये ठीक है, लेकिन जैसे 150 लाइन का कोड है तो कभी भी पहला काम आपको यही करना चाहिए। ऑन सबमिट इवेंट का अगर आपने यूज किया है तो पहला काम ये कर दीजिए, उसके बाद आप नीचे कोड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, यानी कि पहला काम आप ये कर दीजिए, उसके बाद आप जो है नीचे कोड करना स्टार्ट करिए। अगर आपने जो है फॉर्म टैग के अंदर ऑन सबमिट इवेंट का यूज किया है। अब इन्हीं चीजों को इतना डीपली अच्छे से समझाना पड़ता है, इसलिए इतना टाइम हो जाता है ना। अभी हमने क्या कहा था, हमें इफ और एल्स पढ़ना था, हमें कंडीशन की बात करनी थी, लेकिन अभी हम कंडीशन तक पहुंचे नहीं, क्योंकि कंडीशन तक पहुंचने के लिए, कंडीशन को पढ़ने के लिए उनसे जो पहले चीजें हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वगैरह ज्यादातर इन्हीं सब केसेस में लगता है। कब लगता है, अब हमें चेक करना है कि ये इनपुट फील्ड, इनपुट यानी कि जो इनपुट फील्ड है कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। पहले मतलब सबमिट होने से पहले हमें ये चेक करना है। देवदीप जी शायद शुरुआत में आए थे तो मैंने कहा था कि हम HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना। मैं यही बोलता था ना कि HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सर HTML5 और HTML4 में डिफरेंस क्या है, समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। अब देखिए HTML5 अगर ये है, HTML5 इसका मतलब यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखना है, इसका मतलब हो गया HTML5 का कोड है ये।
ठीक है। तो आप HTML5 के अंदर आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड के नाम से एक कीवर्ड मिलता है। अच्छा, इसको जो है हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। HTML के शब्दों में इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। यही अगर आप रिएक्ट वगैरह के अंदर काम करते तो रिएक्ट के अंदर भी ऐसे ही टाइप का यूज होता है, यानी कि इनपुट फील्ड ऐसे ही बनाते हैं। रिएक्ट के अंदर भी टाइप लगाते हैं, उसमें रिक्वायर्ड भी उसमें भी लगाते हैं, लेकिन वहां पर रिएक्ट वगैरह के अंदर इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। HTML के अंदर इनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये HTML5 का ही फीचर है, ये जो रिक्वायर्ड हमने लगाया। अब अगर आप ऑन सबमिट का यूज करेंगे तो अब आपका रिक्वायर्ड काम करेगा। तो ये जो लिख के है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये HTML5 का ही फीचर है। ठीक है, यानी कि HTML5 का ही ये फीचर है। अगर आप HTML5 यूज नहीं करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। और ये चीज तभी काम करेगा, याद रहे, ये जो रिक्वायर्ड है ये तभी काम करेगा जब आपने ऑन सबमिट इवेंट का यूज किया है। अगर इसके जगह पे आप बटन का यूज करके ऑन क्लिक लगा रहे होते, जैसे मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया, अगर आप इसके जगह पे फॉर्म के जगह पे बटन का यूज करके आप ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे होते तो अब ये आपका काम नहीं करेगा। मैं इस कंसोल को हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए, मैंने बटन को सिलेक्ट कर लिया और बटन में मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया। अब यहां पर आपका रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड हमने एट्रीब्यूट लगाया अब वो काम नहीं करेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर अलर्ट करता हूं ताकि आप लोग को पता चले कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब रिक्वायर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर ऑन सबमिट लगा होता यहाँ पर, यानी कि फॉर्म में इस तरीके से फॉर्म हमने सेलेक्ट किया होता और यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट का यूज किया होता, अब क्या होता, यानी कि हमने ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन किया। अब आपका ये रिक्वायर्ड काम करेगा, अलर्ट नहीं होगा। रिक्वायर्ड पहले मैसेज आएगा, ये देखिए रिक्वायर्ड का मैसेज आया। अब जब यहाँ पर कुछ लिख देंगे, अब ये देखिए ये जो है ना @ ये जो टाइप आपने ईमेल यूज किया है, तो ये भी HTML5 का ही फीचर है कि ये आपको हिंट मिल रहा है कि आपको @ इसमें यूज करना चाहिए। तो @gmail.com नोटिस करिए, अभी एक फील्ड खाली है, इस पे क्लिक करूंगा तो अब इसके लिए रिक्वायर्ड मांगेगा। अब यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तब सबमिट करेंगे, तब जाके अलर्ट होगा। ठीक है, तो पहला तरीका वैलिडेशन का ये है कि आप फॉर्म में ऑन सबमिट लगाइए और फॉर्म के अंदर जितना भी इनपुट फील्ड है सभी में रिक्वायर्ड लगा दीजिए। अगर आप कस्टम वैलिडेशन नहीं करना चाहते हो, कस्टम वैलिडेशन करने से बेनिफिट क्या होगा, कस्टम वैलिडेशन जब आप करते हो तो इस तरीके से आपको मौका मिलता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले कौन सा टास्क दिया था, ये वाला है ना, फॉर्म वाला, यही है। हाँ, मैंने Ctrl+O किया और राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यानी कि डिजाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यूजर को थोड़ा सा अच्छा फील हो प्रोजेक्ट वगैरह यूज करने में, इसलिए हम कस्टम वैलिडेशन करते हैं। तो ये जो वैलिडेशन हुआ है ये कस्टम वैलिडेशन है, और ये जो वैलिडेशन है ये प्री डिफाइंड वैलिडेशन, यानी कि पहले से ही वैलिडेशन है, बस आपको रिक्वायर्ड यूज करना है। तो एक नॉर्मल सा इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपको इस फील्ड को फिल करना है। लेकिन अगर आप कस्टम करेंगे तो आप उसका बॉर्डर रेड कर सकते हो, इस तरीके का आइकन सेट कर सकते हो ना, इस तरीके का काम आप कर सकते हो जब आप कस्टम वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, कस्टम का मतलब ये हो गया कि जो हमने खुद से बनाया, और प्री डिफाइन का मतलब ये हो गया कि जो पहले से चीजें बनी हुई हैं। तो होप कि आपको जो है इवेंट डोंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, कहां पर आपको ऑन सबमिट का यूज करना है, कहां पर आपको ऑन क्लिक का यूज करना है, ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो अगर आप कस्टम वैलिडेशन करना नहीं चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि वैलिडेशन हो जाए, तो बस आपको रिक्वायर्ड का यूज करना है। और अगर आपने रिक्वायर्ड लगाया है तो ऑन सबमिट लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया, हम अगर ऑन क्लिक का यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑन सबमिट ही यूज करना है, तभी आपका रिक्वायर्ड काम करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज क्लियर है आप लोगों का। आगे काम करें हम जी, अब हम कंडीशन की बात करें। ठीक है जी, आगे काम करें। हाँ सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड किधर गया, अच्छा ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑन सबमिट लगाया, अभी हमारा जो रिक्वायर्ड वैलिडेशन है वो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कस्टम में चेक करूँ, तो क्या करेंगे भाई, रिक्वायर्ड यहाँ से हटा देंगे, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करना है इफ कंडीशन, ऐसे चेक करना है आपको बोल के। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या यूजर ने कुछ इनपुट किया,
तो ऐसे लिखिए जरा इफ, और आपको इनपुट फील्ड को भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो इनपुट फील्ड है उसको भी सिलेक्ट करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर इनपुट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मैं यूज कर लेता हूँ, और मैंने ऑल इनपुट इसके नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले तो जीरो वाले को चेक करूंगा, इसलिए ऑल इनपुट जीरो डॉट लेंथ, ऐसे लेंथ भी चेक कर सकते हो आप, यानी कि क्या इसका लेंथ इक्वल टू जीरो है। अगर जीरो के बराबर है इसका लेंथ तो आप मैसेज दे सकते हो कि दिस फील्ड इज एम्प्टी, ऐसे दिस फील्ड इज एम्प्टी, इस तरीके का मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, नोटिस करिए अगर हम बिना लिखे आगे बढ़ेंगे तो अलर्ट में आ जाएगा दिस फील्ड इज एम्प्टी, बट आया नहीं। तो हम देख लेंगे कोई इशू तो नहीं है। तो कभी भी अगर आपका कुछ काम ना कर रहा हो तो कंसोल करके जरूर देखिए। नोटिस करिए नहीं काम कर रहा है वैल्यू लगाना जी। डॉट हाँ, यहाँ पर डॉट वैल्यू लगाना होगा, उसके बाद लेंथ चेक करना होगा, क्योंकि वैल्यू निकलेगा तभी उसका लेंथ आएगा ना। वैल्यू कीवर्ड लगाना मैं भूल गया था। तो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो। अगर आप जीरो से कंपेयर कर लेंगे, मैंने क्लिक किया बिना लिखे, ये देखिए दिस फील्ड इज एम्प्टी, मैसेज आ गया। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप वैल्यू को एम्प्टी से चेक कर लो, इस तरीके से, यानी कि इस एम्प्टी से डायरेक्ट चेक कर लो आप, तो अभी भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। ये देखिए है ना, इस तरीके से। अब ये आप इफ के अंदर हो, इस तरीके से। अब क्या कर सकते हो आप, समझिए जरा। ऑल इनपुट, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑल इनपुट ना लिखना पड़े तो लेट एक वेरिएबल बना लो इस तरीके से जरा, यहीं पर आप बना लो, कहीं पर भी आप बना सकते हो। मैंने लेट नहीं, अंदर ही बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो लेट EL के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने ऑल इनपुट जीरो को स्टोर कर लिया इस तरीके से। ठीक है, टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब पहला वाला इनपुट फील्ड, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, इस तरीके से डिफाइन करूंगा और मैंने इसका वैल्यू रेड कर दिया। नोटिस करिए अभी क्या होगा। ठीक है, अगर आप बिना लिखे आगे बढ़ेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बॉर्डर कलर रेड हो गया। अगर हम कुछ लिख के आगे बढ़ें इस तरीके से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, @ क्योंकि टाइप ईमेल है इसलिए @ बोला जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर कलर रेड करो, और भी जो भी काम वहां पर हो रहा था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्म दिखाया था आइकन वगैरह, तो यहीं पर आप सेट कर सकते हो अगर इनपुट फील्ड का वैल्यू एम्प्टी है तो। ठीक है, पहला आपने ये चेक कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये आपका इफ का सिंटेक्स पहले समझिए जरा। इफ का सिंटेक्स ये है आपका। ठीक है, ये सिंटेक्स है इफ का। ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि आपको इफ लिखना है, पैरेंथेसिस का सिंबल देना, और जो भी कंडीशन है आपका वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो मैं ऑल इनपुट का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं जीरो को एक्सेस करता हूँ, और मैंने क्या किया, डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू निकाला। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वैलिडेशन नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ मैच करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे मैच कर लिया इस तरीके से। क्या इसमें जो लिखा गया है वो जस्ट @gmail इसके बराबर है, ऐसे मैंने चेक किया, यानी कि जो इनपुट फील्ड में लिखा गया है क्या वो इस वैल्यू के बराबर है। अगर इस वैल्यू के बराबर है तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलर्ट में डिफाइन करो इस तरीके से सक्सेस, मैंने सक्सेस लिख दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमने रिलोड किया और मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ जस्ट @gmail.com, नोटिस करिए मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ गलत कर देते हो, जस्ट की जगह आप मस्ट लिख देते हो, तो क्या होगा, नोटिस करिए कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कुछ गलत लिखने पे, मैसेज देना चाहते हो कि यूजर नेम गलत है, तो आप इसका एल्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि इसका एल्स क्या हो जाएगा, यूजर नेम रॉन्ग यूजर नेम, अलर्ट में ही मैसेज देता हूं मैं इस तरीके से, रॉन्ग यूजर नेम, इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, नोटिस करिए अभी क्या होगा, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा मस्ट @gmail.com, क्लिक करेंगे तो अभी आएगा मैसेज रॉन्ग यूजर नेम। एक काम करता हूँ, मैं H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने बना रखा है ना, तो लेट H1, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे और H1 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे जो मैसेज देना है मैं H1 में दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+X कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं H1.innerHTML इसका यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से
इस मैसेज को, रॉन्ग यूजर नेम। तो अभी क्या होगा, नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर लिखा just@gmail.com इस तरीके से। तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने लिखा just@gmail.com, सबमिट करेंगे, सक्सेस। अगर कुछ मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर रॉन्ग यूजर नेम मैसेज आ गया, ठीक है। तो आपने क्या समझा, अभी हमने सिर्फ ईमेल चेक किया है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ईमेल चेक किया है। अगर आप पासवर्ड भी चेक करना चाहते हो तो क्या करना है आपको। अच्छा, ये जो लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ, लेट एक बार बनाता हूँ जरा इस से, एलिमेंट 1 के नाम से, और इसमें मैं जो है इसको स्टोर कर लेता हूँ इस तरीके से। एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं एलिमेंट 2 के नाम से, और इसमें मैं 2 को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 1 को स्टोर कर लूँ। यानी कि एलिमेंट इनपुट फील्ड 2 इसमें है और इनपुट फील्ड 1 इसमें है। अभी मुझे क्या करना है, एलिमेंट 1 डॉट वैल्यू इसको चेक करना है, क्या ये इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है तो सक्सेस, नहीं है तो ये रॉन्ग का मैसेज। तो अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। अगर आपने कुछ गलत लिखा तो रॉन्ग यूजर नेम का मैसेज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं पासवर्ड भी चेक करूं, तो यहीं पर आप कंडीशन लगा सकते हो, यानी कि दोनों कंडीशन यहीं पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर का यूज करना है, इसका मतलब 2 कंडीशन हम लगा रहे हैं। एक तो हमने यूजर नेम मैच कर लिया, दूसरा हम पासवर्ड भी मैच करेंगे। तो एलिमेंट 2 डॉट वैल्यू, यानी कि एलिमेंट डॉट 2 डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे, और इक्वल टू मैच करेंगे हम पासवर्ड से। मैं मैच कर लेता हूँ, क्या पासवर्ड 1 2 3 4 इसके बराबर है। अगर इसके बराबर है तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ लॉगिन सक्सेस इस तरीके से, ठीक है। नोटिस करिए, अगर इसके बराबर नहीं है तो मैं डिफाइन करता हूँ रॉन्ग या इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब हमें ये तो पता नहीं एग्जैक्ट कि क्या गलत हो रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल इस तरीके का मैंने मैसेज दे दिया। क्रेडेंशियल का हो सकता है मिस्टेक हो स्पेलिंग, उसको आपको अवॉइड करना है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, क्योंकि आपने दोनों कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी यहाँ पर लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल। अगर आप इसमें से दोनों में से कुछ भी गलत कर देंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा just@gmail.com और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 क्लिक करेंगे तो लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ गया। लेकिन अगर आप पासवर्ड गलत करते हो, क्लिक करेंगे तो देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल। अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि गलत क्या है, ये तो हम देख रहे हैं कि ये गलत है, ये तो मुझे पता है। कई बार जब आप फेसबुक पे जाते हो, ठीक है ना, आपने गलती से, आपको तो आपका पासवर्ड मालूम ही है, बट फिर भी कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम पासवर्ड गलत डाल देते हैं, तो हमें मैसेज आता है कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, या हम यूजर नेम गलत डाल देते हैं तो हमें मैसेज आता है कि योर यूजर नेम इज इनकरेक्ट। अभी आपको ये एक्सपेक्ट करना है, अभी तो हमें यूजर नेम पासवर्ड पता है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब यही डेटा अगर डेटाबेस से आ रहा होता तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका यूजर नेम या पासवर्ड क्या है। मतलब जो यूजर है उसको पता है, जैसे मैं अगर आपका फेसबुक अकाउंट एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे थोड़ी नहीं मालूम है का पासवर्ड क्या है। अब मैं वहां पर कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। तो अभी ये मैसेज मैं कैसे दे दूंगा। चलो मैं यहाँ पर आपको इसका लाइव एग्जांपल, मैंने अगर चलो लिख दिया यहाँ पर कि पासवर्ड गलत है, ऐसे लिख दिया मैंने, पासवर्ड इज रॉन्ग। चलो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो जरा। मैंने लिख दिया पासवर्ड इज रॉन्ग। अभी मैं नोटिस करिए, मैं लिखता हूँ just@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, ठीक है, मैंने 4 लिखा, क्लिक करूंगा लॉगिन सक्सेस, ठीक है। अब मैं पासवर्ड गलत करता हूँ, मैंने क्लिक किया रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड इज रॉन्ग, इस तरीके का मैसेज आया। अभी तो सही है ये, चलो मैं पासवर्ड सही कर देता हूँ, मैंने क्लिक किया लॉगिन सक्सेस, ठीक है। मैं यहाँ पर ईमेल गलत करता हूँ, मैंने अभी ईमेल गलत कर दिया, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, अभी भी तो यही मैसेज आ रहा है। अभी नहीं समझ पाएंगे, मैंने यहाँ पर इसको लिखा, देखिए मैंने ईमेल गलत कर दिया, पासवर्ड सही रखता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये देखिए पासवर्ड इज रॉन्ग। इस चीज को ऐसे समझिए, मैं इसका टाइप चेंज करता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं वही गलत पासवर्ड लिख रहा हूँ। पासवर्ड का मैंने टाइप चेंज कर दिया है। नोटिस करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं सही, मैंने अभी क्रेडेंशियल सही डाला, क्लिक करेंगे लॉगिन सक्सेस। अभी मैं ईमेल गलत कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए पासवर्ड इज रॉन्ग मैसेज आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईमेल अगर गलत है तो ईमेल के लिए मैसेज आए, और अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड के लिए मैसेज आए। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं किया जाता है, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करिए
तो ऐसा इंफॉर्मेशन मत दीजिए यूजर को कि वो क्या गलती कर रहा है। जैसे सपोज करो मुझे अहद का ईमेल आईडी पता है, ठीक है, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, और मैं उसका फेसबुक अकाउंट एक्सेस करना चाहता हूँ। ईमेल आईडी मुझे पता है, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक बार डाला, मैसेज आ गया रॉन्ग पासवर्ड, फिर से दूसरा पासवर्ड, यानी कि मुझे एग्जैक्ट ये पता चल रहा है कि मैं पासवर्ड में ही गलती कर रहा हूँ। तो ये हिंट कभी भी यूजर को नहीं देना चाहिए कि गलती कहाँ पर है। जैसे दो चीजें हैं तो उसको ऐसे मैसेज देना चाहिए कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, उसको एग्जैक्ट ये ना पता चले कि गलती किसमें है। फिलहाल हम यहाँ पर बताएंगे, मतलब मैं प्रोडक्शन रेडी की बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको ये नहीं बताना चाहिए कि पासवर्ड गलत है या यूजर नेम गलत है। आपको ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए जिससे यूजर को ना पता चले कि वो गलती क्या कर रहा है। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपका वो यूजर ही हो जो उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो। कोई कोई हैकर भी होते हैं जिनके पास लाखों में ईमेल आईडी पासवर्ड होते हैं। अब वो हर एक का ईमेल आईडी ट्राई कर रहे हैं। अब आपने ऐसा मैसेज दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो उसको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ईमेल में गलती हो रहा है या पासवर्ड में गलती हो रहा है। अब वो दोनों को चेंज करके करके ट्राई करेगा। लेकिन अगर आपने उसको बता दिया कि ईमेल गलत है या ईमेल पासवर्ड गलत है, तो वो सिर्फ किसी एक को क्रैक करने की कोशिश करेगा। अब वो दोनों को क्रैक करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिचुएशन ये है कि हमें दोनों को अलग अलग मैसेज देना है। अगर ईमेल गलत है तो ईमेल गलत का मैसेज आए, अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड गलत का मैसेज आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पासवर्ड के लिए ही सिर्फ मैसेज आ रहा है। तो उस केस में आपको कंडीशन का नेस्टिंग करना होगा, यानी कि नेस्टिंग कंडीशन आपको करना होगा। कंडीशन नेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन। पेशेंस रखिएगा भाई, थोड़ा सा आज टॉपिक ज्यादा चलेगा, 20 मिनट तक क्लास चलेगी। और पेशेंस रहे आप लोग के अंदर, पढ़ने की क्षमता है जी। यस सर। टाइम मत देखिए कि एक 9:04 हो नहीं चुका है। समझ रहे ना आप लोग इस चीज को? नहीं पढ़ने आए हो तो पढ़ाई कितने के लिए बजे आओ सिर्फ। ये टाइम देख के मत पढ़ो, टाइम देख के पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? पढ़ने लग गए हो तो भूल जाओ टाइम, घड़ी का है देख रहे हो बार बार, घड़ी वड़ी मत नहीं देखो। देख रहे सर? पढ़ने बैठ गए हो तो फिर पढ़ने रहो, फिर जो समझाया जाए यार उसको फोकस करो। मैं कहना चाह सर रहा हूँ कि ग्लू मुझे अभी दोनों के लिए अलग अलग मैसेज देना है। तो उस केस में आपको कंडीशन का नेस्टिंग करना हो। नेस्टिंग किससे आप क्या समझते हो, यानी कि नेस्टिंग से आप क्या समझ रहे हो? कोई रिप्लाई करेगा इस चीज को? नेस्टिंग से क्या समझते हो? जैसे एक फंक्शन के अंदर दूसरा और फंक्शन या फंक्शन की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, अंडर मतलब कंडीशन, अगर आप दूसरी कंडीशन। नेस्टिंग की बात करें हम, तो वो कोई भी चीज हो। जैसे कोई एक थैला है, उसके अंदर दूसरा थैला, उस थैले के अंदर एक और थैला, उस थैले के अंदर एक और थैला, है ना? यानी कि किसी कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कंटेनर। अब यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के अंदर कंडीशन को दोबारा स्टार्ट करना, यानी कि किसी कंडीशन के अंदर दोबारा कंडीशन को स्टार्ट करना, किसी फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को दोबारा स्टार्ट करना, तिबारा स्टार्ट करना, चौथी बार स्टार्ट करना, किसी चीज के अंदर उसी चीज को दोबारा स्टार्ट करना नेस्टिंग कहता है। अब वो चाहे रियल लाइफ, यानी कि कोई भी आपके लाइफ का, जैसे कि हमारे पास एक बड़ा बर्तन होता है, उससे छोटा बर्तन होता है, फिर उससे छोटा बर्तन, उससे छोटा बर्तन, तो हम एक दूसरे के अंदर ही रखते हैं ना, ताकि ज्यादा जगह जो है कम ले, ये यानी कि स्पेस जो है कम ले। तो उसी रेस्पेक्ट में हम समझिए कि अगर आप कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखते हो तो वही उसी को हम नेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। अब नेस्टिंग लूप भी होता है, नेस्टिंग कंडीशन भी होता है, नेस्टिंग फंक्शन भी होता है। यानी कि नेस्टिंग आप फंक्शन के भी कर सकते हो, लूप के लिए भी कर सकते हो, कंडीशन के लिए कर सकते हो, ठीक है? और ये भी आपका नेस्टिंग है। जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर हमने स्पेन टैग बनाया, इनपुट बनाया, तो ये फॉर्म के अंदर आपने स्पेन, फिर तो ये फॉर्म के सब चिल्ड्रन है, यानी कि अपने फॉर्म के अंदर रखा चीज हो। तो ये एक तरीके से नेस्टिंग ही हो रहा है, यानी कि किसी चीज के अंदर किसी चीज को रखना। तो जब भी आपको अलग अलग तरीके का मैसेज देना होगा कि यूजर नेम गलत है, जैसे भी हमें नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि क्या गलत है। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी हमें मैसेज आ रहा है, जबकि हमारा यूजर नेम गलत है बट पासवर्ड के लिए मैसेज आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों के लिए अलग अलग मैसेज देना, कैसे देंगे? तो अभी हमने सबसे पहले ईमेल को चेक करना है। मैंने चेक कर लिया ईमेल को इस तरीके से। अगर ये ईमेल है तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ईमेल सक्सेस। अभी मैं मैसेज दे रहा हूँ ईमेल सक्सेस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रॉन्ग ईमेल। इससे क्या समझा आपने? यानी कि ईमेल इज रॉन्ग, ऐसे लिख देता हूँ।
तो अभी हमने पासवर्ड की बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ ईमेल चेक किया, क्या ईमेल सही है? अगर ईमेल सही है तो अलर्ट में ईमेल सक्सेस, अगर ईमेल गलत है तो ईमेल इज रॉन्ग। चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने यहाँ पर रिलोड कर लिया सबसे पहले, और यहाँ पर मैं ईमेल डालता हूँ, अभी मैंने पासवर्ड की बात ही नहीं की है, ठीक है। और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए ईमेल सक्सेस मैसेज आ गया। अगर हम कुछ गलत ईमेल करते, मैंने गलत कर दिया, अभी क्लिक करेंगे ईमेल इज रॉन्ग मैसेज आ गया, ठीक है। एक एक करके चेक करना है, कभी भी याद रहे। अब आपने ईमेल के लिए चेक कर लिया, यानी कि ईमेल के लिए आपने चेक कर लिया, अब आपको पासवर्ड के लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना है, जहां पर ईमेल सक्सेस हुआ है वहां पर आपको चेक करना है। अभी आपको लॉगिन नहीं करवा देना है, अब आपको पासवर्ड मैच करना है, ठीक है। तो फिर से कंडीशन लिखेंगे, इफ एलिमेंट टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर 1 2 3 4 5, या जो भी आप मैच करना चाहते हैं। तो प्रोडक्शन में ये जो डेटा होता है ये बैकएंड से आता है, यानी कि सर्वर से आता है या कहीं स्टोर होता है वहां से आता है। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन सिस्टम पे भी काम करेंगे और एडमिन पैनल पे भी काम करेंगे, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसके अंदर हम लॉगिन सिस्टम से लेकर के एडमिन पैनल तक अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, प्रोजेक्ट बहुत यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, अभी मैंने पासवर्ड को चेक कर लिया, अब आपको यहाँ पर मैसेज देना है, अलर्ट का यूज करना है इस तरीके से और डिफाइन करना है। मैं एक काम करता हूँ, H1 के अंदर ही मैसेज देता हूँ, तो मैं H1 डॉट इनर HTML डॉट सॉरी इक्वल टू लॉगिन सक्सेस, यानी कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो ये सक्सेस। अगर इनमें से ईमेल गलत है तो ईमेल के लिए आपने मैसेज दे दिया। अब अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड के लिए मैसेज यहाँ पर दो आप। क्या मैसेज देंगे भाई? H1 डॉट इनर HTML इक्वल टू पासवर्ड इज रॉन्ग, इस तरीके से मैसेज दे देंगे, ठीक है ना। मैंने ये मैसेज दे दिया। तो अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सही है तो लॉगिन सक्सेस, लेकिन अगर पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड इज रॉन्ग, और ईमेल गलत है तो ईमेल इज रॉन्ग। अब आपने दोनों के लिए अलग अलग मैसेज दे दिया। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ऐसे लिखा जस्ट @ मैंने गलत कर दिया अभी, और मैं पासवर्ड सही लिखता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए ईमेल इज रॉन्ग। अगर मैं इसको सही कर दूं और क्लिक करूं तो लॉगिन सक्सेस, अगर मैं पासवर्ड में गलती कर दूं और क्लिक करूं तो पासवर्ड इज रॉन्ग, इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। अभी पेशेंस रखिए, अभी मुझे इफ एल्स और एल्स इफ ये सब भी पढ़ाना है, क्योंकि टास्क उसी के रिगार्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए थोड़ा। अभी पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड गलत होने पे और ईमेल गलत होने पे ईमेल इज रॉन्ग। अगर आपने दोनों गलत किया, जैसे अभी हमने दोनों गलत कर दिया, ये भी गलत है ये भी गलत है, तो पहले ईमेल के लिए मैसेज आएगा, ये देखिए। अब आप ईमेल जब सही कर देंगे तब आपको पासवर्ड के लिए मैसेज आएगा। अब आप पासवर्ड भी सही कर दीजिए, तब आपको सक्सेस का मैसेज आएगा, इस तरीके से, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सक्सेस होने पे इसका कलर ग्रीन आए और कुछ गलत होने पे इसका कलर रेड आए, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। कहां पर रॉन्ग मैसेज आया पासवर्ड का? यहाँ पर आया ना, इसी के नीचे फिर से H1 को सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, डॉट स्टाइल डॉट कलर, इस तरीके से रेड कर दो। तो जो मर्जी करना है, रेड करना है, कुछ एनिमेशन वगैरह लगाना है, बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पर भी हम रेड कर देंगे रॉन्ग होने पे, तो रॉन्ग के केस में रेड और सक्सेस के केस में ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। नोटिस करिए यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं सही ईमेल डालूंगा, यहाँ पर मैंने सही पासवर्ड डाला, इस पे क्लिक करूंगा, लॉगिन सक्सेस। अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं तो ये देखिए रॉन्ग पासवर्ड और रेड कलर का मैसेज आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनली चीजों को हैंडल कर सकते हो। ये चीजें क्लियर हैं? जी बताइए भाई, ठीक है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं अभी एलसिफ की बात कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि हमें एक टास्क असाइन करना है जो कि काफी यूनिक है और काफी अच्छा टास्क है। मैं सभी चीजों को मिटाने वाला हूँ यहाँ से, बस एक इनपुट फील्ड लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, या मैं लिख देता हूँ इंटर योर लेटर, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा है इनपुट फील्ड, मैं इसमें टेक्स्ट कर देता हूँ इस तरीके से और रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं चाहिए, सबमिट रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, फॉर्म रहेगा और इनपुट फील्ड रहेगा, ठीक है। एक ही इनपुट फील्ड है इसलिए क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लीजिए।
और यहाँ पर इनपुट को लिख दीजिए इस तरीके से। तो फिलहाल ये सारे प्रोसेस आपको पता ही होंगे। मैं यहाँ से सारे कंडीशन और ये सब हटा देता हूँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट रहने दूंगा, बस अलर्ट करके देखता हूँ। और यहाँ पर मैं इनपुट डॉट वैल्यू लिख के देखता हूँ कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। इनपुट डॉट वैल्यू मैंने लिखा, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए यहाँ पर मैंने ए लिखा, क्लिक करूंगा तो ए आ गया। मुझे दो और चीज चाहिए, H1 है ही है, इसके ठीक नीचे IMG टैग का यूज करूंगा और मैं इसको भी एम्प्टी रखूंगा। मैं इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, IMG टैग को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं IMG टैग को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कुछ इमेज है, मैं आपको इमेज वगैरह सब भेज दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इमेजेस फोल्डर है, इसके अंदर जो है apple.jpg हमारे पास एक फोटो है। मैं क्या करना चाहता हूँ, नोटिस करिए, अब मुझे कंडीशन लगाना है, अगर यूजर ने ए प्रेस किया है यहाँ पर तो H1 में एप्पल लिख के आ जाए और जो इमेज है उसमें एप्पल का इमेज आ जाए। कैसे करेंगे, पहले तो हम कंडीशन लगाएंगे कि यूजर ने प्रेस क्या किया है। तो ऐसे कंडीशन पास करिए, इफ इनपुट यानी कि इनपुट डॉट वैल्यू, या तो आप चाहो तो लेट एक वेरिएबल बनना उधर इस तरीके से लेटर के नाम से, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा आप डॉट टू लोअर केस में, यानी कि लोअर केस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि चाहे यूजर लोअर केस में इनपुट करेगा चाहे वो कैपिटल लेटर में इनपुट करेगा, सारा एक्सेप्टेड रहेगा। तो यहाँ पर लेटर को मैंने लिखा इस तरीके से और मैंने मैच कर लिया, क्या ए के बराबर यूजर ने इनपुट किया है। इस चीज पे हम कल भी बात करेंगे, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा स्पीड हूं मैं जरूर। ठीक है, तो क्या यूजर ने ए के बराबर प्रेस किया है, अगर यूजर ने ए के बराबर प्रेस किया है तो H1 का यूज करेंगे इस तरीके से डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे तो कुछ भी यूज कर लेते हैं, इनर टेक्स्ट इनर HTML, मैंने ऐसे लिखा डॉट इनर HTML। H1 सिलेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से, तो H1 को भी सिलेक्ट कर लूंगा मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया H1 को, यहाँ पर भी मैं H1 लिख दूंगा और मैंने ऐसे लिखा H1 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, मैंने इसमें लिख दिया एप्पल। अगर यूजर ने ए प्रेस किया है तब एप्पल, मैं IMG टैग का यूज करूंगा डॉट SRC, डायरेक्ट SRC एक्सेस कर सकते हो आप, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको बस SRC देना है। तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, या मेरे ख्याल से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा मुझे, ये देखेंगे कि फोल्डर कहाँ पर है। देखिए ये जो आपका फाइल है यहीं पर है, आपका टास्क के नाम से फोल्डर, टास्क के अंदर एसेस्ट और एसेस्ट के अंदर इमेजेज, इमेजेज के अंदर एप्पल। ठीक है, तो जैसे लिखा गया वैसे ही टास्क इस तरीके से लिखेंगे, टास्क के बाद आपका एसेस्ट ऐसे है, मेरे में ऐसे है, या एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाहर ही रख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये बाहर आ गया है, अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट apple.jpg लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर यूजर ने ए प्रेस किया है यानी कि यहाँ पर ए लिखा है इस तरीके से, चाहे वो कैपिटल में लिखे चाहे वो स्मॉल में, सबमिट करेंगे तो देखिए एप्पल आ गया और यहाँ पर ये एप्पल का फोटो आ गया। यहाँ से विद हाइट आपको नहीं कंट्रोल करना है, विद और हाइट आपको वहीं से सेट करना है। तो मैंने फिलहाल यहाँ से विद सेट कर दिया इस तरीके से 200। ठीक है, ताकि थोड़ा छोटा रहे। पहले आपको डिजाइन कर लेना है, ठीक है, इमेज वगैरह सेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको काम करना है। मैंने एक ये देखिए है ना, ए फॉर एप्पल। अब मैं चाहता हूँ अगर यूजर ने बी प्रेस किया है या कुछ गलत प्रेस किया है, जैसे कुछ गलत अगर आप यूजर ने प्रेस किया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से लेटर इज नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का मैंने मैसेज दे दिया H1 के अंदर। और इमेज में एक इमेज है इसके अंदर, उसका आपको यूज करना है। ठीक है, यानी कि जो टास्क फोल्डर एसेस्ट मैं भेजूंगा आपको, सारा इमेज भेजूंगा, इसके अंदर जो है एक इमेज है उसका आपको यूज कर लेना है। अगर कुछ यूजर ने ऐसा इमोट कर दिया जिसपे अपने कंडीशन नहीं लगा रखा है तो उस केस में आपको उस इमेज का यूज करना है। फिलहाल मैं इमेज का वैल्यू एम्प्टी कर दूंगा। तो अभी नोटिस करिए हमने रिलोड किया, मैंने यहाँ पर ए लिखा, सबमिट करूंगा तो ए फॉर एप्पल आ गया। लेकिन अगर मैं बी लिखूं तो क्या होगा, बी लिखने पे लेटर इज नॉट एक्सेप्टेड लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पर मैंने लिख दिया। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, मैं ए लिखूंगा तो एप्पल आएगा, एप्पल लिख के भी आएगा। अगर मैं बी लिखूंगा तो लेटर इज नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ए से लेकर के जेड तक मुझे देना है, यानी कि बी लिखने पे बॉल आ जाए या बेबी आ जाए, जो भी आना है। तो बी के लिए आप कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो उस केस में आपको
एल्स इफ का यूज करना है, एल्स इफ इस तरह से डिफाइन करेंगे और फिर से हम लेटर को चेक करेंगे, क्या लेटर में जो है इक्वल टू बी के बराबर वैल्यू आया है, ऐसे चेक करिए क्या बी के बराबर वैल्यू है। अगर बी के बराबर वैल्यू है तो आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है पहले तो बेबी या बॉल जो भी आपको देना है और बेबी डॉट जेपीजी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया बेबी डॉट जेपीजी, ठीक है। मैंने रिलोड किया, अभी मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, क्लिक करूंगा तो ए फॉर एप्पल आ गया। अगर मैं बी लिखूंगा, क्लिक करूंगा तो बी फॉर बेबी आ गया, इस तरीके से। और अगर मैं सी लिखूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी के लिए हमने कंडीशन नहीं लगाया है। तो इस लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको, यानी कि इस तरीके से इफ उसके बाद एल्स इफ, यानी कि जब हम इफ और एल्स इफ का यूज करते हैं तो उसका कोई एक रॉन्ग होता है, यानी कि एल्स आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, एल्स इफ के लिए आप एल्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्स इफ कंडीशन। अगर आपको सी के लिए लगाना है तो फिर से एक और बार एल्स इफ को स्टार्ट करेंगे और ये जो काम करेंगे यही चीज हम स्विच कंडीशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने स्विच पढ़ाया नहीं आपको, तो मैं आपको यही चीज कल जो है स्विच कंडीशन से भी करके बताऊंगा। अगर आपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो कोशिश करिए, टास्क बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा डिजाइनिंग में ही टाइम लगेगा, बाकी आप एक बार अगर आप कोड लिख देंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। एलसिफ का यूज करना है, ए से लेकर के जेड तक आपको चीजों को डिफाइन करना है। मैं आपको टास्क शो कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा टास्क है, कंट्रोल ओ कर लेता हूँ मैं इस तरीके से राइट क्लिक करके और यहाँ से मैंने ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया। ये जो पार्ट है मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया है, वीडियो को आप लोग जो है स्लो करके देखना, समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जिस तरीके से मैंने इमेज पे काम किया है, इस टास्क के अंदर वीडियो का यूज किया गया है और इमेज का भी यूज किया गया है। तो आपको वीडियो के लिए भी जब हम वीडियो टैग का यूज करते हैं ना HTML के अंदर, जैसे हमने अभी इमेज के अंदर IMG टैग का यूज किया था यहाँ पर, तो इमेज हमने सेट करना था तो क्या किया हमने, यानी कि इसमें हमें इमेज सेट करना था तो हमने क्या किया, SRC को एक्सेस किया और उसके SRC में डायरेक्ट डाल दिया। तो अगर आप ये कर रहे हो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ए लिखा और क्लिक कर, अभी देखिए नोटिस करिए, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये जो इमेज टैग है इसका SRC देखिए खाली है ना, सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसी SRC में a.apple लिख के आ जाएगा। तो यही जो a.apple है ये हम डायनेमिक लिख रहे हैं। अगर आप चाहे तो पेज लोड होते ही a.apple आए तो यहाँ पर आप apple.jpg डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। तो अभी क्या होगा, जैसे हम पेज रिलोड करेंगे तो पहले से यहाँ पर एप्पल दिखेगा, ये देखिए ना इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो वीडियो टैग का जब आप यूज करते हो तो वीडियो टैग के अंदर भी SRC होता है ऐसे, तो इसी SRC को आपको एक्सेस करना है। पहले तो वीडियो टैग को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद आपको वीडियो के अंदर से SRC एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है और उसमें वीडियो का URL दे देना है, ठीक है ना। तो वीडियो के लिए भी आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने इमेज के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इमेज भी है और वीडियो भी है, ये इधर वीडियो है इधर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर ए प्रेस करता हूँ, चाहे कैपिटल में प्रेस करूँ चाहे स्मॉल में प्रेस करूँ, इधर वीडियो चलेगा और यहाँ पर इमेज आ गया। और अगर मैं यहाँ पर जी लिखूं, मैं यहाँ पर इसी तरीके से तो क्या होगा, ये देखिए लर्न पे यानी कि यहाँ पर लर्न वाला वीडियो आया और यहाँ पर रॉन्ग वाला इमेज आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा जो सोर्स है यानी कि वीडियो और ये फोटो मैं आपको भेज दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना। यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी वीडियो इसके अंदर यूज हुआ है ए से लेकर के जेड तक, और जो इमेज यूज हुआ है ए से लेकर के जेड तक, वो मैं भेज दूंगा। बस आपको कोडिंग करना है, इमेज और वीडियो के बारे में नहीं सोचना है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, जो टास्क असाइन किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टास्क नहीं समझ में आया है तो आप जो है हमसे एक बार और पूछिए, यानी कि हाँ आप काम कर रहे हो वहां पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आपको जरूर एक बार पूछना है। बहुत आसान टास्क है, थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे डिजाइनिंग में, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि डिजाइनिंग में भी बहुत बड़ा कुछ रोल है यहाँ पर, बहुत नॉर्मल है। एक बटन ले लो यहाँ पर, या आप H1 टैग ले लो, तो जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही डिजाइन करें, ठीक है। ये दोनों एक कंटेनर के अंदर होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक कंटेनर के अंदर होगा।
इस कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैश लगा दो, इस कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैश लगा दो, दोनों एक दूसरे के बगल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है कि डिजाइनिंग कैसे किया गया है। ये अलग है, ये एक बॉक्स में है, ये दोनों एक बॉक्स में है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। बहुत आसान डिजाइन है और फंक्शनलिटी भी बहुत आसान है। आपको इफ और एल्स इफ से हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नोटिस करिए। मैं पहले तो ये इमेज हटा देता हूँ। मैंने अच्छे से समझाया नहीं है आज, मैं भी बहुत इस चीज के लिए मतलब अफसोस की बात है, बट मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को। भले ही टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टास्क नहीं भी कर पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप एटलीस्ट ट्राई करिए, कोशिश तो करिए टास्क करने की। बहुत तो सारे लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश तो कर लो कम से कम। ठीक है, हाँ। तो मैं यहाँ पर मतलब सिचुएशन ये था कि हमें मल्टीपल चीजों को चेक करना था। ए भी चेक करना था, बी भी चेक करना था, सी भी चेक करना है, डी भी चेक करना है। तो उस केस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं। विदाउट इफ एल्स यूज नहीं किया जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना है। और एल्स इफ में एल्स इफ कीवर्ड लगता है और सिंटेक्स वैसे ही रहता है जैसे इफ का सिंटेक्स है, यानी कि पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट इसका बॉडी होता है। यहाँ पर भी पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट, लेकिन एल्स के अंदर पैरेंथेसिस नहीं होता है। एल्स और एल्स इफ आप तभी लिख सकते हो जब आपने एक बार इफ को स्टार्ट कर दिया हो। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आप एल्स इफ लिखना स्टार्ट कर रहे हो। पहले इफ एक बार लिख देना है, उसके बाद अगला ट्रू कंडीशन, फिर उसके बाद अगला ट्रू कंडीशन, फिर अगला ट्रू कंडीशन। इसी तरीके से आपको जेड तक ट्रू कंडीशन और लास्ट में आपको एल्स डिफाइन करना है। कब? जब यहाँ पर यूजर ने अगर जेड के अलावा कुछ और लिख दिया है तो इस तरीके का मैसेज देना होगा आपको, तब आपको एल्स लिखना है। ठीक है, तो ये सारा इमेज, ये सारा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखिए। जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स एवरीवन।